हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। टुडे आई एम अगेन हेयर विद द न्यू सेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग टू अपीयर इन यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, जिनका पेपर टू कॉमर्स है। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारा थर्ड सेशन है। बिल्कुल आपको कंप्लीट पेपर टू का कॉमर्स सब्जेक्ट का मैं सिलेबस कवर अप करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। कोई चार्जेस नहीं है, आपको एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, डेली लग रही हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, डेली क्लासेस लगाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए आप फ्री जितना भी मैं आपको क्लासेस करवाऊंगा, उसके सभी के सभी के आपको पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका नाम है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 कॉमर्स मेड इजी। और यूट्यूब का चैनल तो आपको पता ही है, उसको भी आप ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100% श्योरिटी है कि आपका 100% से आपका यूजीसी नेट विद जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, उसको लाइक और शेयर भी कर दो। सिलेबस हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हमारे सिलेबस में हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में कंडक्ट कर चुका हूँ, जिसमें से हमने फर्स्ट लाइन बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की कॉन्सेप्ट से लेके सीएसआर तक पूरी कवर कर लिया है। सेकंड में से हमने स्कोप और इंपॉर्टेंस कर ली इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स पे। ये रहा टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी इंटरकनेक्टेडनेस और इंटीग्रेशन जो इकोनॉमीज है उनको इंक्रीज करते हैं, सोसाइटीज की और कल्चरल्स की वर्ल्ड वाइड। सिंपल कहना क्या जाता है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं उसमें क्या होता है, हम अपनी जो हमारी वर्ल्ड में डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, हर कंट्री का अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपनी इकोनॉमी है, उनको हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं। उनकी इंटरकनेक्टेडनेस है जो उसको इंक्रीज करते हैं, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में, जब हम अपनी बाउंड्री को छोड़ के वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। ये क्यों पॉसिबल हुआ था? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ था। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इसमें गुड्स का फ्लो होता है, सर्विसेज फ्लो होती हैं, कैपिटल एक कंट्री से दूसरी इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, और इवन पीपल डिफरेंट नेशनल बाउंड्रीज में अक्रॉस ट्रांसफर होते हैं। ओके अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स यानी फैक्टर्स। अब कुछ जो डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, उनमें से सबसे पहले तो आता है एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, सिमिलर वे में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, लिबरलाइजेशन हो रही है ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की, डीरेगुलेशन हो रही है। अब ज़्यादा आपको रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ग्लोबलाइज्ड वे में काम करना है। जो आपके ट्रेड बैरियर्स हैं उनमें रिडक्शन हो रही है, जो आपकी कैपिटल की मोबिलिटी, आप इजीली कैपिटल को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो आपका ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज है वो भी अच्छा हो रहा है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहला है पॉपुलेशन मोबिलिटी, जिसमें स्पेशली लीवर आती है। देखो पॉपुलेशन सारी की सारी ग्लोबलाइजेशन के लिए ट्रांसफर नहीं होती, इसमें कुछ पॉपुलेशन की काइंड्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट लेबर है, जो मोबाइल है, यानी जो एक नेशन से दूसरे नेशन में जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगी पीपल की अक्रॉस बॉर्डर फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी लेबर में को चाहिए काम, जिस नेशन में उनको काम मिलेगा वो वहां पे जाके ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकंड जो मेन ड्राइवर है वो है फाइनेंशियल फ्लोज का। इसका मतलब क्या, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट होगी अक्रॉस डिफरेंट नेशनल बाउंड्रीज। ओके अब जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन एज अ फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। यानी सिंपल वो क्या कह रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है वो अलाउ करती है फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। अब जो ये फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगी किसकी, ये गुड्स की हो सकती है, ये सर्विसेज की हो सकती है, ये कैपिटल की हो सकती है, इंफॉर्मेशन की हो सकती है, और पीपल में स्पेशली लेबर की हो सकती है। देखो जो कंट्रीज जिनमें मार्केटिंग बैरियर्स है, जो WTO कंपेटिटर है, डस नॉट नेसेसरली इंप्लाई और एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन।
अब जिन कंट्रीज में मार्केटिंग बैरियर्स हैं जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंपैटिबल है, वो जरूरी नहीं है, डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई और एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, बट जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो इनकम्पास करता है डिफरेंट फैक्टर्स को, जैसे ट्रेड की लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना, कल्चरल एक्सचेंज होना। ओके, होप्स आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं जो बीइंग अ सब पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का ही है। उसमें सबसे आता है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखो जो आपकी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत क्लोजर है जो आपका सेटिस्फाइंग बिहेवियर का ऑब्जेक्टिव है ना बिजनेस फर्म का। देखो हम बिजनेस फर्म जो आपकी फर्म होते हैं उसके ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है सेटिस्फाइंग बिहेवियर के, उसके बड़ा नजदीक है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखो अब सबसे पहले तो हम सेटिस्फाइंग बिहेवियर का मतलब समझते हैं। जो आपका सेटिस्फाइंग बिहेवियर है उसका ये तरीके के मैनेजरियल अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम वी ट्राई टू सीक टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और टारगेट्स रादर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और सेल। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है हमारे दिमाग में क्या होता है, हमने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और टारगेट्स को पूरा करना है। हमारे दिमाग में प्रॉफिट को या सेल्स को मैक्सिमाइज करने का कुछ नहीं होता, बस हमें तो ये हमारे जो मिनिमम टारगेट्स या रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। अब जो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और मैनेज किया जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स और लिमिटेशन को, ताकि जो हम अपने रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमाइज कर सके और सेटिस्फैक्टरी आउटकम अचीव कर सके। यानी जितने देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए तो हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज करो ताकि जो आप अपना जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो आपको आउटकम चाहिए वो सेटिस्फैक्टरी मिल जाए। सो ट्राई किया जाता है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में कि आप अपने जो कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस है उनको आइडेंटिफाई करके या उनको मैनेज कर पाओ। इसमें जो मेन फोकस है उसमें ये होता है कि हम अपना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट rather than maximizing a specific objective like profit or sale। यानी बेसिकली सिंपल सी बात है, देखो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है। हम ट्राई करेंगे जो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स और लिमिटेशन है उसके अंदर रहकर हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएं अपनी प्रॉब्लम का, रेदर देन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से स्टिक करके, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो सेल का हो। जब हम कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को एम्प्लॉय करते हैं उसमें जो बिजनेस फर्म है उसका मेन एम होता है कि बैलेंस को स्ट्राइक किया जाए। जितने अलग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी एक कॉन्स्ट्रेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हो सकते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, आपके स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन हो। आप ट्राई करते हो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में कि आप उसमें एक बैलेंस बना सको सभी कॉन्स्ट्रेंट्स में। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको सेटिस्फाई किया जाता है, यानी सिंपल द ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स व्हाइल ऑपरेटिंग विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा मेन जो मकसद होता है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का वो ये होता है कि हमने ट्राई क्या करना है, हमने ट्राई ये करना है कि जितने भी हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर जो भी उनकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम फुलफिल कर पाए और रहें भी हम अपने कॉन्स्ट्रेंट्स के दायरे में। यानी कि अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स की जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्स्ट्रेंट उसके अंदर रह के जितना पॉसिबल हो उतना हम अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डाइवर्स नीड्स को और उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। ओके, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। पहले तो लाइन पढ़ो क्या लिखा उन्होंने ये कहा, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इनोवेशन हैव इमर्ज्ड एज द मोस्ट पोटेंट ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसके रीजनिंग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो अभी रिसेंटली कोविड-19 का पैंडेमिक 3 साल चला, 20 से लेकर 20, 21 और 22 के स्टार्टिंग तक। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी पेपर में कुछ ईयर्स प्लॉट होंगे। सो वो कह रहे हैं जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था उसमें जब टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन और इनोवेशन थी वो बहुत पोटेंट ड्राइवर था बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसको एक समझते हैं। देखो क्यों, जो आपका पैंडेमिक था उसने एक्सेलरेट कर दिया था नीड फॉर बिजनेसेस टू अडॉप्ट एंड एम्ब्रेस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू नेविगेट द चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्राइसिस। कहना वो क्या चाहते हैं, पेंडेमिक ने जो बिजनेस की नीड थी अडॉप्ट करने की और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन को एम्ब्रेस करने की उसको बढ़ा दिया था, ताकि जो वो पेंडेमिक जो चैलेंजेस पोज कर रहा है उनको उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। कुछ रीजन समझते हैं जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और इनोवेशन में बड़े क्रूशियल रहे ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड। उनमें से सबसे पहला आता है रिमोट वर्क एंड डिजिटल कोलैबोरेशन। देखो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर जब इम्प्लाई किए गए थे तब बिजनेसेस को क्विकली शिफ्ट करना पड़ा टू रिमोट वर्क सेटअप्स।
जब उन्होंने शिफ्ट करना था रिमोट वर्क, देखो आगे तो ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज काम आ सकते थे, अब लॉकडाउन में ऑफिस तो आप आ नहीं सकते, सो आपको अपनी रिमोटली अपनी जगह से काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया था रिमोट वर्क को इनेबल करने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने डिजिटल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स डेवलप हुए, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। अब जो ये टेक्नोलॉजी से इन्होंने अलाउ किया टीम्स को कि वो इकट्ठे इफेक्टिवली काम कर पाए डिस्पाइट द फिजिकल डिस्टेंस, यानी चाहे आप 10 या 20 या 100 किलोमीटर दूर दूर बैठे हो, बट जो टेक्नोलॉजी के ये प्लेटफॉर्म से ये अलाउ करते थे कि आप एक वर्चुअल प्लेस में इकट्ठे आके मीटिंग्स कंडक्ट करो, अपने बिजनेस के काम करो। ये तो था फर्स्ट रीजन। सेकंड था ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन। देखो जो आपका पेंडेमिक था ना, उसने सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया था जो आपका पुराना ट्रेडिशनल ब्रिक और मोटर बिजनेस होता था, यानी चाहे फिजिकल ऑफिसेस होते थे, इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। काफ़ी कंपनीज ने रैपिडली ट्रांजिट कर लिया टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू कंटिन्यू सर्विंग देयर कस्टमर। देखो पेंडेमिक में ब्रिक और मॉर्टर सिस्टम तो पॉसिबल ही नहीं था, कस्टमर्स भी अपने घर से नहीं निकल सकते थे और कंपनी भी उस ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज ई कॉमर्स पे शिफ्ट होगी। वो कस्टमर को कहते हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करो, हम उनको डिलीवर कर देंगे, दैट इन डिलीवरी विल बी कॉन्टैक्टलेस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम टेक्नोलॉजी ने प्ले किया था। अब जो आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई और ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम बन गया, वो इसेंशियल था बिजनेस को अपने सेल्स और रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए। यानी अगर बिजनेसेस ऑनलाइन ना जा पाते पेंडेमिक के टाइम को, तो उनको शटडाउन होने से कोई बचा ही नहीं सकता था। ओके, ई कॉमर्स में जो मेन की डिजाइन एलिमेंट है ना, वो था अफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी। क्या मतलब था, दैट रेफर्स टू द वे साइट इनेबल यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन। जब किसी भी कंपनी को ई कॉमर्स में, यानी उसने ई कॉमर्स में एंटर करना है, यानी उसने अपना कॉमर्स का ट्रेडिंग का काम इलेक्ट्रॉनिक वे में लेके जाना, उसका जो सबसे की डिजाइन एलिमेंट होता वो थी उसकी वेबसाइट की कम्युनिटी। वेबसाइट कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये है कि द वे साइट इनेबल यूजर्स टू यूजर कम्युनिकेशन, यानी यूजर कितने अच्छे या कितने ईजी तरीके से अपनी कंपनी की वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर पाता है। इसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे फॉरम्स हो गए, डिस्कशन बोर्ड्स हो गए, मैसेजिंग सिस्टम्स हो गए, सोशल नेटवर्किंग एलिमेंट्स हो गए, जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं और इवन जो यूजर्स के आपस की इंटरेक्शन है उसको भी पॉसिबल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन था वो था ऑटोमेशन एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। देखो जो आपका पेंडेमिक था ना कोविड-19, इसने हाईलाइट कर दिया था कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस की। अर्लियर इन दोनों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी जितनी पेंडेमिक में हाईलाइट करके ऊपर प्रायोरिटी पे ले गई। अब जो बिजनेसेस खुद को ऑटोमेट कर पाए, अपने ऑपरेशंस को जिन्होंने ऑटोमेट कर लिया, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का काम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कस्टमर सर्विस का, were better equipped to handle disruption and ensure business continuity। कहना क्या चाहते हैं, देखो जिन बिजनेसेस के पास पावर्स थी, जिन्होंने अपने काम, अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरीके से इस पेंडेमिक की सिचुएशन को हैंडल कर पाए। जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं जा पाए, जो ऑटोमेट नहीं कर पाए अपने आप को, उनको बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी इस सिचुएशन में आके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डाटा एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिंग मॉडलिंग का। देखो जो पेंडेमिक है ना, उसने एक अर्जेंट नीड क्रिएट कर दी थी एक्यूरेट और रियल टाइम डाटा एनालिसिस की, जो वो मॉनिटर कर पाए वायरस के स्प्रेड को, रिस्क को असेस कर पाए और इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो अपने इन्फॉर्म डिसीजन उनको देखें। अगर वो अपने जो उनका डाटा एनालिसिस सिस्टम है वो अगर रियल टाइम और एक्यूरेट ना होते, तो वो कभी भी रिस्क को असेस नहीं कर पा रहा था उन्होंने, और रिस्क ना अगर असेस हो पाता, जितने उन्होंने कहा था, देखो जितने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस पेंडेमिक के टाइम पे कंपनीज ले पाई, उतना ही वो उनका सर्वाइवल रेट अच्छा था। देखो जो एडवांस्ड एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब जो ये एनालिसिस थे, जो ये अब एडवांस्ड एनालिटिक्स थे और जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की टेक्निक थी, यानी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का नाम ही बताते कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन्होंने बिजनेसेस को हेल्प किया कि वो अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, वो अपने जो उनके डिमांड पैटर्न्स हैं उनको अच्छे से फोरकास्ट कर पाए, जो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है उनको अच्छे से अडेप्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता था, वो है इनोवेशन और एजिलिटी का। अब देखो जो पेंडेमिक था ना, उसने बिजनेसेस को फोर्स किया था कि वो इनोवेट करें, अडेप्ट करें क्विकली।
चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। अगर बिजनेसेस अपनी जो उनकी अराउंड बिजनेस इन्वायरमेंट या जो सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही उनको अकॉर्डिंग वो अडेप्ट नहीं कर पाते तो उनका शटडाउन डैम श्योर था। अब जो कंपनी थी उन्होंने एम्ब्रेस कर ली इनोवेशन और इंप्लीमेंट की न्यू टेक्नोलॉजी। अब ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजीज किस टाइप की थी? देखो, उन्होंने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी को अडॉप्ट किया, वर्चुअल इवेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, टेली हेल्थ सर्विसेज यानी जब अपनी आप हेल्थ सर्विसेज को ऑनलाइन ले गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स दे रहे थे, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे। वी आर एबल टू स्टे रेजिलेंट एंड सीज न्यू अपॉर्चुनिटी। जिन बिजनेसेस ने इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया उनके पास बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज राइज होगी। सो आज के टाइम पे जो न्यू टेक्नोलॉजी को बिजनेस एम्ब्रेस कर रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है, वो ही ग्रोथ के पाथ पे आगे प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, अब कुछ हमने डिटेल में कोविड-19 पैंडेमिक और टेक्नोलॉजी और अडॉप्शन और इनोवेशन को भी स्टडी कर लिया। अब देखो, हम ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कर रहे हैं, उसमें ना कुछ ऐसे फैक्टर थे जो ग्लोबलाइजेशन को रीस्ट्रेन कर रहे थे यानी रोक रहे थे। उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर था, हम जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि हम करने जा रहे हैं जो फैक्टर्स दैट रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रोकते हैं, रीस्ट्रेन करते हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्टर आता है नेशनलिज्म का। देखो, जो आपके नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स है ना, वो दे कैन लीड टू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यानी जो आपके नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स होते हैं उनका मेन फोकस होता है, वो आपको लेके जाते हैं कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो, आप अपने लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करो रेदर देन आप फॉरेन मार्केट्स में जाओ। उसके बाद ये आपके जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको ये लिमिट करते हैं। देखो, जो नेशनल सेंटिमेंट्स है ना, वो आपको इंकरेज नहीं करेंगे कि आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाओ, रेदर वो दे विल डिस्करेज यू कि आप अपनी जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करो। और देखो, जो आपकी नेशनलिज्म है ना, वो दैट ऑफन एम्फसाइजेस नेशनल इंटरेस्ट ओवर ग्लोबल कॉपरेशन एंड कैन हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिंपल कहना क्या जाता है, देखो, नेशनलाइजेशन का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा यानी नेशनलिज्म का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है वो नेशनल इंटरेस्ट को दी जाएगी रेदर देन ग्लोबल इंटरेस्ट। यानी ये इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन को हिंडर करेगा। सेकंड जो इसमें फैक्टर आता है वो आते हैं इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स। इसका क्या मतलब है? जब आप ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज करते हो, अब ट्रेड बैरियर्स कैसे होंगे? मान लो टैरिफ्स हो गए, कोटास हो गए, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हो गए, इनको भी हम आगे अभी डिटेल में करेंगे। ये सारी चीजें जो आपके फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का उसको हिंडर करती है। जो आप फ्लो, अब ये फ्लो हिंडर कहाँ पे होगा? जो अक्रॉस बॉर्डर हो रहा है। ओके, अब जो ये बैरियर्स है ये इनको इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है? देखो, इनकी भी इंप्लीमेंटेशन के पीछे ना अलग अलग कारण होते हैं। जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, और जो आपके ट्रेड बैलेंसेस है ना, यानी जो बेसिकली बैलेंसेस नहीं, जो आपके ट्रेड इम्बैलेंसेस है जो परसीव्ड होने वाले हैं उनको एड्रेस करने के लिए इनको किया जाता है, ताकि जो कि वो जो इम्बैलेंसेस है वो उनको करेक्ट किया जा सके। होप सो आपको ये फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा, एक लाइन आप पढ़ो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। देखो, जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है ना, ये गवर्नमेंट की द्वारा एक ना अटेम्प्ट है ताकि जो आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा स्टेबल किया जा सके, उसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनाया जा सके। ठीक है, होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव ऑन करते हैं। अब एक और लाइन है, बड़े ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं प्रॉमिसिंग नॉट टू रेज ट्रेड बैरियर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स बिजनेस अ क्लियरर व्यू ऑफ देयर फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। देखो, जब गवर्नमेंट आपसे कोई प्रॉमिस करते हैं या कोई नेशन आपसे प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में कोई ट्रेड बैरियर को रेज नहीं करेंगे, ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बिजनेस को क्लियरर व्यू मिल जाता है कि उसके पास फ्यूचर में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, कैसे वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस मार्केट को वो टैप ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम, जैसे मैंने अभी को बताया था, आपके ट्रेड बैरियर्स में कोटास आते हैं, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। अब उनको स्टडी करेंगे। कोटास देखते हैं क्या होता है। देखो, जो कोटास है ना, ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे इंपोज की जाती हैं लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने ही फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए। अब जो आपके कोटास होते हैं ना, उसकी कुछ टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट कोटा।
देखो जो एब्सोल्यूट कोटा ना, ये ना एक मैक्सिमम लिमिट आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे सेट कर देता है जिसको हमने इंपोर्ट करना है चाहे एक्सपोर्ट करना है। यानी एब्सोल्यूट कोटा आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट आपको बता देगा, आप इस लिमिट से ज्यादा ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं या ना तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जब आपकी ये कोटा लिमिट आप रीच कर पाओगे तो उसके बाद आपको एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड ही नहीं होते। सेकेंड इसमें टाइप आती है टैरिफ कोटास की। देखो जो आपके टैरिफ कोटास है ना, ये दो चीजों को कंबाइन करते हैं, एक टैरिफ दूसरा कोटा, यानी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में बना है टैरिफ प्लस कोटा। कोटा का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, यानी ये एक तरीके की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी की जो लिमिट रखे। टैरिफ मतलब इन मनी टर्म्स। सो ये आपको सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स अलाउ तो करेंगे कि आप इतने इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट जो वो होगा वो लोअर टैरिफ रेट पे होगा। जब आपका कोटा पूरा हो गया उसके बाद जो आपका टैरिफ रेट अप्लाई होगा एडिशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लो सपोज करो, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो आपने 100 गुड्स इंपोर्ट करनी, दैट यू कैन इंपोर्ट एट 550 रुपीज पर यूनिट। अगर आपका कोटा रीच हो गया, आप 100 पूरी यूनिट इंपोर्ट करो, उसके बाद आपको 150 पे करने पड़ेगी। तो ये टैरिफ कोटास होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वॉलंटरली कोटास। देखो वॉलंटरली कोटास को हम, दूसरा इसका नाम है वॉलंटरली एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, VERS। इसका हम वॉलंटरली एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये कोटास होते हैं ना, इस पे हम वॉलंटरली एग्री अपॉन करते हैं। ये अगेन एक्सपोर्ट के लिए भी है, इंपोर्ट के लिए भी है, यानी दोनों कंट्रीज पे, चाहे कंट्री एक्सपोर्टिंग हो चाहे कंट्री इंपोर्टिंग हो, वो दोनों आपस में वॉलंटरली इन कोटास पे एग्री करेंगे। अब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो लिमिट करेगी एक्सपोर्ट्स अपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक, दैट इज रिक्वेस्टेड बाय द इंपोर्टेंट कंट्री। यानी बेसिकली जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो वहां तक एग्री करेगी, वहां अपना कोटा को सेट करेगी जहां जितना इंपोर्टिंग कंट्री ने रिक्वेस्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेगुलेटरी कंट्रोल्स। देखो जो गवर्नमेंट्स है ना इंडिया की, मान लो इंडिया की और भी कोई कंट्री की, वो रेगुलेटरी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं जो उनकी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है ऑन फॉरेन बिजनेस, दैट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन बिजनेसेस ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी सिंपल वे में गवर्नमेंट रेगुलेटरी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करती है रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने के लिए अपने फॉरेन बिजनेसेस के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब जो ये कंट्रोल है इनमें क्या क्या आता है, इनमें आगे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होगी, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होगी और लिमिटेशन होगी कोई फॉरेन की ओनरशिप पे, जिससे क्या होगा कंपनीज के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अब वो अक्रॉस बॉर्डर ऑपरेट करना। यानी कंपनीज फॉरेन में ऑपरेट करने के लिए या फॉरेन की कंट्री को इंडिया में ऑपरेट करने उनके लिए मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। ये होती हैं रेगुलेटरी कंट्रोल। देखो कोटा से हमने 4 किए, हमने एब्सोल्यूट कोटा कर लिया, टैरिफ कर लिया, वॉलंटरी कर लिया और रेगुलेटरी कंट्रोल कर लिया। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको ऑलरेडी वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। उन्होंने सबसे पहले आपको टैरिफ का मतलब पूछा। देखो टैरिफ है ना, ये एक टैक्स इंपोज किया जाता है प्रोडक्ट पे एंटरिंग अ कंट्री यूज टू प्रोडक्ट। सिंपल चीज है, देखो कोई अगर इंडिया में प्रोडक्ट फॉरेन से एंटर कर रहा है, हम उस प्रोडक्ट पे टैरिफ इंपोज करते हैं, टैक्स इंपोज करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करेगा और उनका रेवेन्यू रेस करेगा। सेकंड आता है इंपोर्ट कोटा। इसमें क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट है ना जो उसको लिमिट कर देते हैं, जो हम अपने इंडिया में ला सकते हैं फॉरेन से। ये भी हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने हेल्प करता है और हमारा जो मार्केट का, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसे ब्रॉडन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टर्म आती है लोकल कंटेंट लॉ। देखो ये एक रेगुलेशन जो स्पेसिफाई करती है प्रोपोर्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स एंड लेबर दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द इंपोर्टिंग कंट्री। सिंपल चीज है, मान लो इंडिया में कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। अब जो ये लोकल कंटेंट लॉ है, जो कंट्री इंडिया से इंपोर्ट करवा रही है वो कंट्री अपने फिनिश प्रोडक्ट में स्पेसिफाई करेगी क्या प्रोपोर्शन उसे चाहिए कंपोनेंट्स की और क्या उसे लेबर की चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकल ऑपरेटिंग लॉ। अब ये कंस्ट्रेंट है किस पे, ये है हाउ पे, व्हेन पे और वेयर रिटेलिंग कैन बी कंडक्टेड। यानी आप कहां, हाउ, व्हेन और वेयर, क्यों, कब और कहां रिटेलिंग कंडक्ट करोगे, उस पे ये कंस्ट्रेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन। देखो ये एक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को कंटेन और एक्सक्लूड करने की सर्टेन इंग्रेडिएंट। यानी
ये बेसिकली सिंपल रिक्वायरमेंट किसकी है कि ये एक प्रोडक्ट में वो कौन से वो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए या कौन से इंग्रेडिएंट्स वो एक्सक्लूड करेगा और इट बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड एज मीटिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव स्टैंडर्ड, और हम उसको टेस्ट कर पाए, उसको सर्टिफाई करवा पाए जो वो सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। नेक्स्ट पूछते हैं बॉयकॉट क्या होता है। देखो बॉयकॉट का मतलब है जब हम रिफ्यूज करते हैं कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी और कंट्री, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के हो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का, हम जब उसको रिफ्यूज कर देते हैं बाय के लिए, उसको हम बॉयकॉट कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ कोटा की और डिटेल को स्टडी करते हैं। कोटा में देखते हैं कि कुछ और डिटेल देखो जो क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, यानी जिसको हम कोटा के नाम से जाते हैं, बेसिकली ये क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमको लिमिट करके देती है कि हम इतनी क्वांटिटी को ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम सिंपल फॉर्म में कोटा कहते हैं। देखो जो कोटास है ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं वॉल्यूम और क्वांटिटी इंपोर्ट्स की। अब इंपोर्ट्स किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कमोडिटी की हो सकते हैं, उस पे ये उसकी वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी इंपोर्ट जितनी हमने करनी उस पे रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर देते हैं कोटास। देखो ये बेसिकली ना एक ट्रेड पॉलिसी मेजर्स है जिन्हें यूज किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो हमारे ट्रेड डेफिशिएंट्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए। अगेन नेक्स्ट एक चीज है, ध्यान से समझो, आपका न्यू टॉपिक है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं दिस सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द थीम्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेसेस सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि मैं आपको एक सीक्वेंस करवाने जा रहा हूं जो थीम्स का सीक्वेंस है जिसे फॉलो किया गया था इंडियन बिजनेसेस ने इंडिपेंडेंस से लेके ग्लोबलाइजेशन को। अब जो ये थीम्स थे ना, ये ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड थे। तो सबसे पहला थीम था गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन स्टील, केमिकल्स एंड पावर। अब जो ये थीम था ये क्या रिफ्लेक्ट करता था, ये एक इनिशियल फेज था इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहां गवर्नमेंट ने लीड ली थी इन्वेस्ट करने में और डेवलप करने में की सेक्टर्स जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के हैं। सेकेंड जो थीम था वो था increased government involvement in industry with a sustained focus on import substitution। देखो जब आपका इनिशियल फेज खत्म हो गया जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स लेड की थी, उसके बाद ये आया था सेकेंड थीम जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी थी अपनी इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्रीज में। अब कैसे इंक्रीज की थी? थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज, यानी जो इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज उन पे ज्यादा फोकस करके गवर्नमेंट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्रीज में ज्यादा कर दी। इसका मेन एम क्या था? रिड्यूस की जा सके जो हमारी डिपेंडेंस है फॉरेन के गुड्स पे। थर्ड हमारा जो इसके बाद थीम आया था वो था पार्शियल ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ सम की सेक्टर्स। इसमें जब देखो जैसे जैसे थीम्स प्रोग्रेस करते गए, इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस करती गई, उसके बाद एक ग्रेजुअल शिफ्ट आया एक ओपन इकोनॉमी की तरफ। देखो पहले इंडियन इकोनॉमी पूरी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, कोई फॉरेन के साथ ट्रांजैक्शन, कोई इंटीग्रेशन, कोई वर्ल्ड ग्लोबल विलेज नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया ग्लोबलाइजेशन का, अब इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बनके की कगार पे चल रही थी। इसमें क्या हुआ? इसमें पार्शियल ओपनिंग की गई इंडियन इकोनॉमी की एक्सटर्नल ट्रेड के लिए और डी लाइसेंसिंग की कर दी गई कुछ सर्टेन की सेक्टर्स में, जिसमें क्या हुआ, जिसने इंकरेज की प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट जो लास्ट थीम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, लास्ट नहीं बेसिकली सेकेंड लास्ट थीम है, उसमें क्या कहा उन्होंने? एफडीआई इन वेरियस सेक्टर ओपन अलोंग विद स्लैशिंग ऑफ कस्टम ड्यूटीज। देखो जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के पाथ पे चलती गई, इंडिया अपने दरवाजे, अपने डोर्स ओपन करता गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अलग अलग सेक्टर्स में इंकरेज की गई थी। अब ये चीज किसके साथ कंप्लीट थी? इसके साथ साथ क्या किया? देखो आप दरवाजे तो खोल रहे हो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए, आप साथ के साथ रिडक्शन भी कर रहे हो कस्टम ड्यूटी में, जिसके कारण जो इंटरनेशनल ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उसको एक तरीके से इंकरेजमेंट मिल सके। ओके, आपको देखो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ना मैं एक आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक समझाना चाहता हूँ, जो एक मोड है एंट्री का फॉरेन मार्केट्स में। क्या कह रही हैं वो? देखो जो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक मोड है एंट्री का फॉरेन मार्केट में, जहां जिसमें रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों ही हाई है। देखो रिस्क के साथ साथ बकायदा पूरा जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा हाई है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं।
देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक फिजिकल प्रेजेंस कंपनी अपनी एस्टैब्लिश करती है फॉरेन मार्केट में। अब फिजिकल प्रेजेंस किस तरीके से एस्टैब्लिश की जा सकती है? आप अपनी सब्सिडरी सेटअप कर दो, आप अपनी ब्रांच ओपन कर लो फॉरेन मार्केट में, या आप अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश कर दो। अब जो ये मोड है एंट्री का, इसमें सिग्निफिकेंट कमिटमेंट चाहिए कंपनी की तरफ से, रिसोर्सेज की, कैपिटल की, और लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट चाहिए कंपनी की तरफ से फॉरेन मार्केट में। इसमें ऑफनली क्या होता है? इसमें ऑफनली एक्वायर किया जाता है या फुल ओनरशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिससे आपको कंट्रोलिंग स्टेक पूरा का पूरा मिल जाएगा लोकल बिजनेस में। अब देखो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट वो हाई रिस्क कैरी करती है। अब रिस्क अराइज क्यों होता है? ये हो सकता है पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, या कोई लीगल अनसर्टेनिटीज हो फॉरेन मार्केट की, बट इसमें इतना पोटेंशियल है, ये साथ ही साथ एक हायर प्रॉफिट आपको जनरेट करके देती है और एक आपको अच्छा कंट्रोलिंग मार्केट कंट्रोल मिल जाता है। देखो अगर आपकी डायरेक्ट प्रेजेंस है तो जो इन्वेस्टिंग फर्म है उसके पास जो उसके ऑपरेशंस होंगे फॉरेन मार्केट में, उस पर बहुत ज्यादा अच्छा सॉलिड और ग्रेटर कंट्रोल होगा, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, मार्केट पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन ये अलाउ कर, देखो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इवन ये अलाउ करती है बेटर एडेप्टेशन के लिए। हम इजिली जो हमारे, अगर हम फॉरेन मार्केट में अपनी फिजिकल प्रेजेंस बना रहे हैं तो हम फॉरेन मार्केट के जो लोकल मार्केट कंडीशन है उसको इजिली अडेप्ट कर सकते हैं, और हम अपने जो वहां के कस्टमर की प्रेफरेंसेस है उनको हम अच्छे से जान सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, जो हमारी पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको, उसमें हमें लीड मिलेगी और हम हायर प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न कर पाएंगे। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट करने जाते हैं। लास्ट थीम था जो ग्लोबलाइजेशन का, जो पेपर में बहुत बार पूछा है। देखो वो कहते हैं इंडियन बिजनेसेस बिकेम कॉम्पिटिटिव एंड स्टार्टेड टू रीप रिवॉर्ड्स ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लीविंग। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फेजेस बताए, अब हम पांचवें फेज पे यानी पांचवें थीम पे पहुंच गए, ग्लोबलाइजेशन। इसमें अब इंडियन इकोनॉमी को बड़े बेनिफिट्स होने शुरू हो गए। देखो जो इंडियन बिजनेसेस है ना, उन्होंने अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो उनकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रही है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गए, जिससे क्या हुआ, जिससे उनको रिवॉर्ड्स रीप करने स्टार्ट हो गए जो उन्होंने डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट से एक्वायर किए हैं। अब कैसे रिवॉर्ड्स थे? इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का फायदा, उनकी एफडीआई थी जो वो इंक्रीज हो गई। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है मेन एक डिस्टिंक्ट सा टॉपिक है, बट है ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। वो कहते हैं कॉस्मेटिक्स वुड टिपिकली रिक्वायर इंटेंसिव मॉडिफिकेशन इन इंटरनेशनल अरीना। देखो अब ये टॉपिक स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यानी कॉस्मेटिक कंपनीज के रिलेटेड है। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है वो उनको इंटेंसिव मॉडिफिकेशन की सच में टिपिकली रिक्वायरमेंट है अगर उन्होंने इंटरनेशनल अरीना में जाना है। देखो ये क्यों कहा गया? देखो जो कॉस्मेटिक्स है ना, उनको ऑफन उनके लिए ना उनको कंप्लाई करना पड़ता है वेरियस रेगुलेशन के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, और तो उनको अलग अलग प्रेफरेंसेस को मीट करना पड़ता है जो हर एक कंट्री और रीजन की होती है। यानी बेसिकली प्रेफरेंसेस कंट्री और रीजन की होती है, ये उन कस्टमर्स की है जो वो उस रीजन और कंट्री को बिलोंग करते हैं। देखो जो इंटरनेशनल मार्केट्स है ना, उनमें हर में डिफरेंट रेगुलेशंस होंगी। अब ये रेगुलेशन रिगार्डिंग इंग्रेडिएंट्स हो सकती है कॉस्मेटिक्स में जो यूज होंगे, लेबलिंग की हो सकती है, पैकेजिंग की हो सकती है, और या सिर्फ जो आपके कॉस्मेटिक्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं उसकी भी हो सकती है। देखो इनके अलावा इनके एडिशन में कल्चरल प्रेफरेंसेस होगी या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गए जो एक कंट्री के या पर्टिकुलर या रीजन के हैं, जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगे, यानी जो सिग्निफिकेंटली वेरी भी करते हैं कंट्री टू कंट्री। देखो जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं उनको ऑफनली नीड पड़ती है कि वो अडेप्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि जो वो एक स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हैं जो या कंज्यूमर्स की डिमांड्स है डिफरेंट मार्केट्स की, उनको मीटअप कर पाए। ठीक है, देख इसमें क्या होता है, इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है फॉर्मुलेशन को, कलर्स को मॉडिफाई किया जाता है, सेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है। आप अलग अलग तरीके की पैकेजिंग यूज करते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग फॉलो की जाती है, ताकि जो आपकी पूरी लोकल प्रेफरेंस है या जो आपके कल्चरल नॉर्म्स है किसी एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के, कंट्री के या रीजन के, आप उनको अच्छे तरीके से मीट ऑन कर सको। ओके, तो ये तो थी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लोगों। सो ट्रूली इन रियल सेंस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को इंटेंसिव मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है इंटरनेशनल अरीना में। अब नेक्स्ट में हम फैक्टर्स स्टडी करने जा रहे हैं, फैक्टर्स दैट फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन इंटरनेशनल मार्केट।
देखो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने में, जो इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हाई कॉस्ट हो जाती है अडेप्टेशन की, कंट्री ऑफ ओरिजिन अफेक्ट हो गया, इकोनॉमीज हो सकती है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो ये फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमारी प्रेफरेंस है फॉर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। यानी बेसिकली मैंने आपको 3 फैक्टर में, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो फेवर करेंगे हमें प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमने ऑपरेट करना है एट अ ग्लोबलाइज्ड लेवल। सबसे पहले एक मेन फर्स्ट फैक्टर समझते हैं जो आता है हाई कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन। देखो जब जो आपकी कॉस्ट है अडेप्ट करने के एक प्रोडक्ट को जो वो एक सूट कर सके डिफरेंट मार्केट में, वो ऑल्दो हाई है, बट ये मोर फेवरेबल है टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट एंड सेल द सेम वर्जन ग्लोबली। देखो कहना क्या चाहते हैं आप, सिंपली मेरा मतलब समझो। देखो जब आप किसी प्रोडक्ट को अडेप्ट करवाओगे, हम अगर किसी प्रोडक्ट को अडेप्ट करते हैं जो हम वो डिफरेंट मार्केट्स की नीड्स को सूट कर सके, तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है, वो हाई पड़ती है। सो इसलिए हम इस पॉइंट को मद्देनजर रख के कंपनीज को क्या बेनिफिट में दिखता है, उनको ये बेनिफिट में दिखता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ही स्टैंडर्डाइज कर दें ताकि जो ये अडेप्टेशन की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और हर मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही सेल किया जाए। सेकेंड आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन अफेक्ट। देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव परसेप्शन होती है और रेपुटेशन एसोसिएटेड है उनके साथ विद द कंट्री दे ओरिजिनेट फ्रॉम। कहना क्या चाहते हैं, मान लो जैसे कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे माइंड में होता है कि ये इस कंट्री से ही आई हैं, सो उस प्रोडक्ट की हमारे दिमाग में पॉजिटिव परसेप्शन होगी और रेपुटेशन होगी। सो इन केसेस में जो आप स्टैंडर्डाइजिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की और लिवरेजिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन दैट कैन बी एडवांटेज है। यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करोगे और आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी देखो हम कंट्री जिस कंट्री से वो प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है अगर वो हमें दिमाग में हमारे अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो हम इस पॉइंट को ही लिवरेज करके एडवांटेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज इन R&D यानी इकोनॉमीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो स्टैंडर्डाइजिंग का प्रोडक्ट, अगर जब हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उससे हमें क्या होगा, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम अपने प्रोडक्ट के सिंगल वर्जन पे फोकस कर रहे हैं, यानी कंपनी स्ट्रीमलाइन कर पाएगी अपने R&D एफर्ट को टुवर्ड्स अ सिंगल प्रोडक्ट और वो कॉस्ट जो उसके साथ प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है उसे रिड्यूस कर पाएगी। यहाँ पे हमारे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब हम आज के सेशन में जस्ट और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स का टॉपिक पूरा एंटायरली कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं MNCs का और उनके रोल का। देखो MNCs क्या है, ये है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। देखो जब थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्म डेवलपिंग कंट्री, पहले तो एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट बताता हूँ। MNCs का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जो कंपनी से एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है, उनको हम MNC के नाम से जानते हैं। देखो MNC की डेवलपमेंट से फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। सबसे पहला नुकसान MNC के क्या हुआ था, देखो जब जहाँ कहीं पे MNCs डेवलप कर देती हैं वहां पे जितनी भी स्मॉल फर्म्स है, चाहे वो थाउजेंड्स के नंबर में हो, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को, उनको अपने शटर्स को क्लोज करना पड़ता है क्योंकि उनको एक टफ कंपटीशन मिलता है MNC से। अब ये एक पॉसिबल सिनेरियो है क्योंकि MNCs अब इसके साथ साथ MNCs अपने साथ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज लाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, उनमें मार्केट की डोमिनेंस होती है जो एक स्मॉलर फर्म्स के लिए चैलेंज को पोज करती है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, देखो MNC ने ना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इवन डेवलपमेंट में पुअर कंट्रीज की। कैसे? अब MNCs पुअर कंट्रीज की डेवलपमेंट कैसे कर रही है, देखो वो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अब जो MNC ना वो अपने साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और नॉलेज लेके आती है होस्ट कंट्री में। यानी होस्ट कंट्री मतलब जहां MNC अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रही है। अब इसका एक पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी और ग्रोथ पे भी। ओके, तो ये तो था एक पॉजिटिव इंपैक्ट MNC का। एक नेगेटिव जो पेपर में बहुत बार पूछा गया, अगर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, देखो जो कंपनीज जिनका बिजनेस लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में होता है अराउंड द वर्ल्ड,
उनको हम ग्लोबल कॉरपोरेशंस के नाम से भी जानते हैं और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन यानी टीएनसीज के नाम से भी जानते हैं। इन शॉर्ट एमएनसीज का ही दो और नाम है, ग्लोबल कॉरपोरेशन और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन सीएनसी। देखो ये नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे बट पेपर में ये पूछे गए हैं। सो डू मार्क माई वर्ड्स, बहुत जेन्युइन कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये एग्जैक्ट पीडीएफ, सेम पीडीएफ मेरे को टेलीग्राम मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डेली क्लासेस में कंडक्ट कर रहा हूं। इवन इसके बाद मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सब कुछ करवाऊंगा ताकि जो आपका 100 परसेंटाइल के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट प्लस जीआरएफ क्लियर हो जाए। सो अब लास्ट, आज के सेशन का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, मल्टीनेशनल फर्म के साथ ही रिलेटेड टॉपिक है। देखो जो मल्टीनेशनल फर्म है ये एक तरीके की ऐसी कंपनी है जो कंट्रोल करती है और अपनी जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उनको ऑपरेट करती है मल्टीपल कंट्रीज में। क्या मतलब हुआ, जो आपकी फर्म्स हैं वो अपनी सब्सिडरीज इस्टेब्लिश करेंगी, ब्रांचेस इस्टेब्लिश करेंगे या अपने एफिलिएट्स को इस्टेब्लिश कर देंगे डिफरेंट कंट्रीज में, जहां पे वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे। अब बिजनेस एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, या कोई भी किसी भी तरीके की जैसे सर्विस है उसको उसकी प्रोविजन भी हो सकती है। देखो जो आपके मल्टीनेशनल फर्म यानी जो आपके एमएनसीज, ग्लोबल कॉर्पोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस होती है और ये इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में इंगेज कर लेते हैं अपने आप को। ये अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डिफरेंट कंट्रीज में एस्टैब्लिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो कि ये एडवांटेज ले सके अलग अलग फैक्टर्स की, जैसे इनको एक्सेस मिल सके लार्जर मार्केट का, इनको एक्सेस मिल जाए मल्टीपल रिसोर्सेज का, कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव कर पाए या स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस को ये अचीव कर पाए। देखो अगर जब वो अपने ऑपरेशंस को मल्टीपल कंट्रीज में कैरी आउट करते हैं, इससे जो मल्टीनेशनल फर्म्स है ना वो अपनी रीच को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक तरीके की वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकती है। देखो जो ये फर्म्स है ना ये बेसिकली ना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अपने आप को इंगेज करती हैं। ये इवन हमें हेल्प करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। अपनी जो उनकी सोर्सिंग सप्लाईज है यानी जो उनके सप्लाई के सोर्सेज है उनको मल्टीपल कंट्री से बनाया जाता है, जिससे वो अपने जो उनके प्रोडक्ट और सर्विस है उनको वर्ल्ड वाइड डिफरेंट मार्केट्स में सेल किया जाता है। देखो जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन में, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, जॉब क्रिएशन करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। सो होप सो आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, हमारा यहां तक चेक कर लेते हैं आप, ये देखो। सो ये रहा हमारा सिलेबस, इसमें से हमारी फर्स्ट लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड लाइन में से हमने स्कोप और इंपॉर्टेंस भी कर लिए, ग्लोबलाइजेशन और एंड इस ड्राइवर भी कर लिए। सो कल मिलेंगे हम जिसमें हम आगे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस और नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी स्टार्ट करेंगे। सो यहां तक मैंने आपको एक तो वो सारी चीजें करवा दी जो सिलेबस में मेन हेडिंग में मेंशन है, और वो भी टॉपिक साथ के साथ मैं आपको करवा रहा हूं जो पेपर में आए हैं, इन टॉपिक्स के अंदर आते हैं और डीप जाके आते हैं। देखो आपको कोई भी ऐसा चैनल या नहीं मिलेगा जो आपको इतनी डीप जाके करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप खुद, मेरे कहने की जरूरत ही ना, सो खुद यू कैन जज, यू आर बेटर जजर देन मी। सो आपको अगर मेरे सेशंस जेन्युइनली अच्छे लग रहे हैं सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे अहेड।